हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। हम पढ़ रहे हैं पेट में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो कि 1885 से लेकर के 1947 तक होगा। ठीक है, तो 1885 से 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन सा? प्रथम हमारा होगा नरम दल या उदारवादी काल, फिर दूसरा हमारा होगा गरम दल या उग्र राष्ट्रवाद काल, फिर तीसरा हमारा होगा गांधी युग, जो 1919 से लेकर के 1947 तक होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन तीनों कालों में कैसा रहा हमारा भारत में आंदोलनों का क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ेंगे। इसमें 1885 से लेकर के 1905 तक है, जो कि कांग्रेस के विभिन्न जो होते हैं अधिवेशन उससे संबंधित होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारा उदारवादी काल होगा। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। ये हमारे गरम दल के नेता थे। और उसके बाद इसमें देखते हैं कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, और संस्थापक कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम, जो एक अंग्रेज IAS अधिकारी था। ठीक है, उसके बाद प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था। तो उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। स्थान था तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और वायसराय कौन था उस समय? वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, तो इसको कुछ लोगों ने कहा कि यह डफरिन के दिमाग की उपज है, जो भारत को धीरे धीरे डुबो देगी। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। कांग्रेस भारत को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम आते हैं अपने दूसरे काल पर, उग्र राष्ट्रवाद या गरम दल पर। ठीक है, तो ये हमारा उग्र राष्ट्रवाद जो हमारा दूसरा चरण है 1905 से 1919 तक। ठीक है, ये हमारा दूसरा चरण होगा। इसमें हम देखते हैं उग्र राष्ट्रकाल। इसमें कौन कौन से मेन नेता थे? लाल बाल पाल। लाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल अर्थात बिपिन चंद्र जो बाल गंगाधर तिलक हैं, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये हमारे उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता थे तीनों। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल बाल पाल का पूरा नाम बताइए। उसके बाद देखते हैं 1905 से 1919 तक जो भी आंदोलन हुए हैं और उनका ईयर कौन सा है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन किस साल हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आंदोलन हम देखते हैं बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। भारत को 2 टुकड़ों में बांटना था बंगाल को, क्योंकि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन या देशभक्ति की भावना लोगों में या युवाओं में ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि हम इसको 2 भागों में तोड़ देते हैं, सांप्रदायिकता को कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, जिससे ये लोग एकता नहीं बना पाएंगे और देश में जो है स्वदेशी स्वतंत्रता आंदोलन जो है या स्वतंत्रता संग्राम जो है नहीं पनपेगा। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने अपने दिमाग को लगाया और वहाँ पर उसने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। उसके बाद लोगों ने उसी साल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन हुआ कि हम लोग अलग नहीं होंगे, हम लोग एक ही होंगे। जो है विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामानों का बहिष्कार होने लगा और स्वदेशी लोग अपनाने लगे। तो सबसे पहले विदेशी सामानों का बहिष्कार कहाँ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में विदेशी कपड़ों को जलाया जाने लगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। उसके बाद देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। जब यहाँ बंगाल का विभाजन हो गया तो कुछ मुस्लिम लोग अलग हो गए थे और हिंदू अलग हो गए थे। इसलिए कुछ लोग मुस्लिमों ने वहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिनमें प्रमुख थे जो पाकिस्तान के कह जाते हैं प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उन्होंने उनके सहयोग से मुस्लिम लीग की स्थापना की। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। उसके बाद इसमें विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में विभाजन हो गया था 1906 में। ठीक है, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग की जो है स्थापना की गई। उसके बाद सूरत अधिवेशन हुआ था 1906 में। सूरत अधिवेशन में क्या था कि गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे, अर्थात कांग्रेस में भी फूट पड़ गई थी। गरम दल अलग हो गया था और नरम दल अलग हो गया था। तो सूरत अधिवेशन में इसकी फूट पड़ गई थी। उसके बाद एक सुधार आया, मार्ले मिंटो सुधार, जो कि भारतीय शासन अधिनियम से संबंधित था। भारत में कैसे राज किया जाए और इसमें कैसे फूट डाला जाए, उससे संबंधित एक सुधार आया, मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में आया था। उसके बाद दिल्ली दरबार सजाया गया, क्योंकि राजधानी को कोलकाता से कहाँ पर? दिल्ली ले जाना था, तब दिल्ली दरबार सजाया गया। और उसी के उपलक्ष्य में जो आज इंडिया गेट बना हुआ है, तो उसी राजा के जो वहाँ पर ब्रिटेन के जो किंग थे चार्ल्स प्रिंस,
उनको दिखाने के लिए उनके सम्मान में भारत की दिल्ली की राजधानी दिल्ली में वहाँ पर इंडिया गेट बनाया गया उनकी सम्मान में। किसके सम्मान में? जो जॉर्ज पंचम वहाँ के राजा थे या किंग थे, ठीक है। तो उनके सम्मान में दिल्ली गेट बनाया गया और दिल्ली दरबार लगाया गया 1911 में। उसके बाद फिर जब वहाँ आए तो राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में राजधानी जो है दिल्ली से कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई और 1912 में राजधानी दिल्ली को मतलब वहाँ की उस समय वर्तमान में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया 1912 में, ठीक है। उसके बाद बात करें, आगे आते हैं, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो 1906 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। यह क्यों हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट जो है वह गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग को एक करने के लिए लखनऊ में एक जो है इसका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1906 में। तब जा करके मुस्लिम लीग और गरम दल नरम दल एक हुए, क्योंकि इनके मत एक हो गए थे कि हमें करना क्या है, हमें लड़ना है, लेकिन किसके खिलाफ? आपस में नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। इसलिए गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों लखनऊ समझौते के अंतर्गत तीनों एक फिर कांग्रेस में जिनका विलय हो गया था। उसके बाद बात करें होम रूल लीग की, तो होम रूल लीग क्या है? होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में की थी। तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई कि हम अपने घर में शासन करेंगे, ठीक है, हमारा घर का शासन होगा, वो होम रूल लीग कहला। बाल गंगाधर तिलक इसके प्रमुख थे, ठीक है। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू घोषणा जो 1917 में हुई और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया, ठीक है। घोषणा 1917 में हो गई थी, लेकिन आया कब? 1919 में, ठीक है। तो अगर मॉन्टेग्यू घोषणा पूछी जाए तो 1917 में होगा, अगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूछा जाए तो 1919 होगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद रोलेट एक्ट आया हमारा जो 1919 में आया था, जिसको कहते हैं बिना वकील बिना दलील के कानून, जिसको काला कानून कहते हैं, कि अंग्रेज सरकार किसी भी व्यक्ति को शक के दायरे में लेकर के उसको कहीं से भी उठवा सकती थी, बिना कारण बताए उसको कितने भी दिनों तक जेल में रख सकती थी। जिसके विरोध में सत्यपाल मलिक को और डॉक्टर किचलू को, सत्यपाल मलिक और किचलू को, जो कि पंजाब के उभरते हुए युवा थे, नेता थे, उनको पकड़ के अंग्रेज सरकार जो है उनको पकड़ लेती है या गिरफ्तार कर लेती है। तो उसी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है, एक जनसभा बुलाई जाती है। उस जनसभा में बताया जाता है कि कैसे हमको उनको छुड़ाना है। लेकिन फिर एक भारतीय जो होता है हंसराज, उस व्यक्ति ने उसकी जो शिनाख्त दे दी कि आपके अंग्रेज सरकार को, जनरल डायर को, कि आपके खिलाफ यहाँ पर एक जो है भीड़ इकट्ठी हो रही है, जनसभा आयोजित की जाती है जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। तो जनरल डायर क्या करता है, वहाँ पर ले जा करके निहत्थे लोगों पर गोलियाँ बरसा देता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग, कई हज़ार लोग मारे जाते हैं और कई लोग लापता हो जाते हैं। एक कुआं होता है जो पानी पीने के लिए था वहाँ पर, तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में गिर जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। किसने करवाया था? जनरल ओ डायर ने, ठीक है। तो जनरल डायर, नॉर्मली उसको कहा जाता है जनरल डायर था, उसने गोलियां चलवाई थी निहत्थे लोगों पर, पंजाब के अमृतसर में जो बना हुआ है जलियांवाला बाग, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये हमारा 1905 से 1919 का ये हमारा जो भी आंदोलन था ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरे चरण में, गांधी युग जो है कि 1919 से 1947 तक। अब क्या होता है, गांधी जी जो है वहाँ से, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे 1915 में। 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद जब साबरमती आश्रम की स्थापना की, उसके बाद क्या होता है, उन्होंने वहाँ से आकर के आंदोलन प्रारंभ किया 1917 में। तो उनका सबसे पहला आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण में क्या होता था? नील की खेती होती थी। तो जिसके 20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, तो लोगों को नील की खेती करने में बहुत परेशानी होती थी, जिसको लेकर के अंग्रेज सरकार नाखुश थी। तो उनको नील की जिसको 3 कठिया पद्धति कहते हैं, ठीक है, 3 कट्ठे में खेती करना अनिवार्य था नील की, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ से एक लोग आते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि चलिए देखिए वहाँ पर ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती है हम लोगों से। तब गांधी जी जाते हैं और वहाँ से नील की खेती पर, जो नील की खेती अनिवार्य रूप से करवाई जा रही थी, उसके खिलाफ चंपारण में, चंपारण कहाँ है? बिहार का एक जिला पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के वो सत्याग्रह करते हैं। तो पूछता है महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो वो चंपारण सत्याग्रह ही था, महात्मा गांधी का सबसे पहला सफल सत्याग्रह, ठीक है। तो वो हमारा चंपारण सत्याग्रह था। कब करवाया था? 1917 में। उसके बाद बात करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो मिल मजदूरों को जबरदस्ती काम कराया जाता था और वेतन नहीं दिया जाता था।
तब गांधी जी जाकर के मिल मजदूर आंदोलन में अर्थात 1917 में ही मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, वहाँ पर जाकर के गुजरात में, तो वहाँ पर उन्हें मिल मजदूरों के जो है पक्ष में जाकर के आंदोलन किया और जीत दिलाई मिल मजदूरों को। उसके बाद हमारा अगला सत्याग्रह कौन सा है? खेड़ा सत्याग्रह 1918। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह जिसको जो महात्मा गांधी ने उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि जब आंदोलन उनके सफल हो रहे थे तो उनका मनोबल बढ़ता गया। ठीक है, अगर आंदोलन विफल हो जाते तो उनका मनोबल घट जाता, लेकिन आंदोलन सफल हो रहे थे, जो भी आंदोलन वो करते थे वो आंदोलन सफल हो जाते थे, क्योंकि वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, वकील थे और नियम के अनुसार चलने वाले थे, तो उनके आंदोलन सफल होते चले गए। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया, तो खेड़ा सत्याग्रह में उनका खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 वाला सफल हो गया। उसके बाद बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन क्या है? यहाँ पर तुर्की में जो खलीफा होते थे, तो खलीफा को उतारने के लिए जो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा, खलीफा को वहाँ पर इज्जत नहीं मिली थी या खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था तुर्की में, तो उसके खिलाफ भारतीय मुसलमानों ने जो है आंदोलन किया, उसको खिलाफत आंदोलन का नाम दिया गया। इसमें भी महात्मा गांधी की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही खिलाफत आंदोलन में। तो खिलाफत आंदोलन कब चालू हुआ था? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन भारत में चालू हुआ था। उसके बाद बात करें असहयोग आंदोलन। जब अंग्रेजी सरकार भारतीय सरकार के भारतीयों को जो कहीं किसी भी पद पर या किसी भी बड़े पद पर नहीं होने दे रही थी, तो गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया कि पहले गांधी जी जो है अंग्रेजों के कट्टर समर्थक थे कि ये जो करते हैं अच्छा करते हैं। फिर जब उन्हें बुरा लगा कि जब उनको एक बार बस ट्रेन से जा रहे थे कहीं पर, तो उनको काला कहकर वहाँ से उतार दिया गया था ट्रेन से। तो वो किसने किया था? अंग्रेजों ने उनको काला कहकर वहाँ से ट्रेन से उतार दिया था। इससे जब गांधी जी काफ़ी ज़्यादा आहत हुए, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने एक आंदोलन चालू किया, असहयोग आंदोलन, कि हम अब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, अर्थात हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे जो कि पूरे देश में फैलेगा। तो क्या होता है, असहयोग आंदोलन के बाद जब असहयोग आंदोलन चलाया जाता है तो आंदोलन काफ़ी व्यापक रूप ले लेता है और गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हो जाता है। कांड क्या होता है? कुछ लोग आंदोलन के लिए जा रहे थे, आंदोलन हो रहा था, अंग्रेज पुलिस आती है और उन आंदोलनकारियों पर जो लाठियाँ चला देती है। अब गुस्साई भीड़ ने जब अपने ऊपर लाठी चलता देख, तो भीड़ की जो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो भीड़ ने उल्टा अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? भागकर थाने में घुस गए, पुलिस थाने में, जो पुलिस चौकी उनकी होती है वहाँ पर घुस गए। आंदोलनकारियों ने क्या किया? वहाँ पर जो है आग लगा दी, थाने में आग लगा दी। कुल 23 अंग्रेज अधिकारी उस आंदोलन में या उस चौरा चौरी कांड में मारे गए थे। तो उनमें से कुछ हिंदुस्तानी जो पुलिस वाले भी उसमें शामिल थे। ठीक है, तो वो यहाँ पर हुआ था कौन सा? असहयोग आंदोलन में जो हुआ था गोरखपुर का चौरा चौरी कांड 1922 में। ठीक है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में, जिसको देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि चौरा चौरी कांड हो गया था, गांधी जी काफ़ी होशियार थे, वो जानते थे कांड हुआ है, लाठी भी चल सकती है और हमें गिरफ्तार भी किया जा सकता। गांधी जी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम आंदोलन अपना वापस लेते हैं, हमें अहिंसा नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हम अहिंसा के और सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, हमें मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। जब तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था हम आंदोलन चला रहे थे, अब लड़ाई झगड़ा हो गया है, मारपीट हो गई है और पुलिस वालों को भी जला दिया गया है, अर्थात वहाँ पर हिंसा हुई है, इसलिए हम ये आंदोलन अपना वापस लेते हैं, हम आंदोलन अब नहीं करेंगे। उठा करके गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद ठीक है, फिर आता है ये नेहरू जी का स्वराज पार्टी 1923। स्वराज पार्टी 1923 में गठन हुआ था नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आती है नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि गांधी जी तो अब जेल में चले गए 6 साल के लिए, तो नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। इसमें क्या कहा गया था कि हमें कब जो है स्वाधीनता स्वीकार लेनी है, कब अंग्रेजों से आज़ादी लेनी है, उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट ने बताया था कि भारत में कैसे शासन किया जाए या कैसे शासन चलाया जाए। ठीक है, ये हमारा नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी फिर एक बार आते हैं छूट करके, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं 1923 में। गांधी जी ने 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उसके बाद 1930 में ही गांधी जी ने दांडी मार्च किया, नमक कानून तोड़ा। वो साबरमती से चले, साबरमती से चल करके कहाँ दांडी मार्च किया, जो कि
यहाँ पर दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है 1930 में ही, ठीक है। तो उन्होंने नमक कानून तोड़ा क्योंकि अंग्रेज जो है नमक पर टैक्स लगा रहे थे, तो उन्होंने उस कानून को तोड़कर कहा हम टैक्स नमक पर नहीं देंगे, क्योंकि नमक भारतीयों द्वारा बनाया जाता है, इसलिए हम इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना चाहते हैं। तो उन्होंने दांडी मार्च किया और नमक कानून तोड़ा। ठीक है। उसके बाद आता है दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता में क्या होता है कि दिल्ली समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था दिल्ली समझौता। उसके बाद देखते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके अंतर कहाँ पर हुआ था? तो पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ हुआ था। पूना पैक्ट जो पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने फिर एक बार फूट डालो राज करो की नीति को अपनाना चाहा और अंबेडकर जी को बताया कि हम तुमको सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन कर देंगे, मुस्लिम और जो हिंदू मुस्लिम अलग कर देंगे और हिंदुओं में भी हम फूट डाल देंगे। आप जो है हरिजन के क्या है, हरिजन के मसीहा आप हैं, अंबेडकर साहब को बोला। और गांधी जी जो है वो जनरल कैटेगरी जो भी होता है अदर जो हरिजन को छोड़ करके बाकी जितनी है उनके मसीहा गांधी जी हैं। तो आप दोनों को अलग अलग हम सांप्रदायिक प्रणाली के अंतर्गत आपको वोट देने का अधिकार देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब गांधी जी नहीं माने, उन्होंने कहाँ पर पूना जेल में ही जो है आंदोलन कर दिया कि हम आमरण अनशन कर दिया कि जब तक हम एक नहीं होंगे या अंबेडकर जी नहीं मानेंगे हमसे तब तक हम खाना पीना छोड़ रहे हैं, ठीक है, अन्न जल का त्याग कर रहे हैं। फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने गांधी जी की सेहत को देखते हुए जाकर के पुणे की यरवदा जेल में वहाँ से समझौता कर लिया गांधी जी से समझौता कर लिया। उसी को हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं जो कि 1932 में हुआ था। इसी बीच यहाँ पर 3 जो है गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, जिसमें गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे इंग्लैंड गोलमेज सम्मेलन को ज्वाइन करने के लिए। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस का वह कौन सा व्यक्ति था जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे कांग्रेस से जिन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद आता है 1940 में अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है भारत, क्योंकि 1942 में जो है यहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था। गांधी जी ने कह दिया था कि हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। तो जब अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया तब क्रिप्स जो है वो भारत आया और अपने साथ कुछ जो है नियमों को लेकर आया कि हम इस नियम के आधार पर हम जब ये जंग जीत जाएंगे तब हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन गांधी जी चूँकि 2 बार गांधी जी जो है धोखा खा चुके थे अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए उन्होंने तीसरी बार नहीं माना और यहाँ पर क्रिप्स मिशन में जो है वो क्रिप्स मिशन को वापस कर दिया और कहा हम क्रिप्स मिशन नहीं मानेंगे। उसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने कहा करो और मरो, करो या मरो, या तो हम कुछ कर जाएंगे या आज़ादी पा जाएंगे या फिर हम मर जाएंगे तो देश आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने जो है किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था, जो कि 1942 में आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो 1942 में आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो था वो भारत के संविधान को बनाने के लिए जिस संस्था की आवश्यकता थी वो थी हमारी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आती है और अपने यहाँ का संविधान को बनाने के लिए जो है अपने यहाँ के संविधान को निर्माण करने के लिए एक जो संस्था होती है उसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशन की स्थापना की जाती है। और उसके बाद आता है हमारा जो है माउंटबेटन योजना 1947 में, जिस माउंटबेटन जो कि भारत के अंतिम वायसराय थे, उन्होंने जो है माउंटबेटन ने 1947 में भारत और पाकिस्तान नामक 2 देशों का निर्माण किया, क्योंकि चूँकि पाकिस्तान भी पहले भारत ही हुआ करता था। माउंटबेटन ने क्या किया, वो 1947 में उसने एक लाइन खींच दी और बता दिया ये हमारा पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा और ये हमारा पश्चिमी पाकिस्तान हो जाएगा और ये इतना भारत हो जाएगा। तो माउंटबेटन ने क्या किया था, माउंटबेटन भारत के 2 टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान और एक भारत, ठीक है। तो 1947 में माउंटबेटन ने भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करके जो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो इतना हुआ हमने पढ़ाया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 1885 से लेकर के 1947 तक जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इन्हीं में से ही लगभग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है
तो आप देख लीजिएगा वीडियो को, अगर पूरा आप देख लेते हैं तो आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत होना नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा।